सतही तनाव एक ऐसी विशेषता है जो द्रव की सतहों को तनावपूर्ण बना देती है। सतही तनाव के कारण ही यह एक तनावग्रस्त झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। आप देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगें कभी भी द्रव के माध्यम से नहीं चल सकती, लेकिन सतह पर वे केवल सतही तनाव के कारण ही चलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि द्रव की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण की यह पूरी प्रक्रिया केवल सतही तनाव के कारण ही होती है। अब हम एक विशेष गुण संपर्क कोण का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसे केवल संपर्क बिंदु पर ही परिभाषित किया जाता है। मान लीजिए सतह अवतल है और यह संपर्क का बिंदु है। द्रव यहाँ अंदर है। आप देखेंगे कि संपर्क बिंदु पर आप द्रव की सतह पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और भीतरी दीवार लेते हैं, या आप दीवार को अंदर से देख सकते हैं। इन दोनों के बीच का कोण ही संपर्क कोण कहलाता है। एक बार फिर मैं संपर्क कोण को परिभाषित करूंगा। यह वह कोण है जो द्रव सतह पर संपर्क बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और द्रव के भीतर दीवार के बीच बनता है। जब आपको यह संपर्क कोण ज्ञात हो जाता है, तो आप यह तय कर सकते हैं कि कोई द्रव किसी ठोस को गीला करेगा या नहीं। जब किसी दिए गए युग्म के लिए थीटा 90 डिग्री से कम होता है, तो आप देखेंगे कि द्रव निश्चित रूप से ठोस को गीला करेगा, जैसा कि पानी और कांच के मामले में होता है। यदि यह कोण 90 डिग्री से अधिक है, यानी एक अधिक कोण है, तो उस स्थिति में द्रव कभी भी ठोस को गीला नहीं कर सकता, जैसा कि पारे और कांच के मामले में होता है। लेकिन जब यह कोण 90 डिग्री हो जाता है, तो सतह समतल हो जाएगी। यह संक्रमणकालीन अवस्था है, या आप कह सकते हैं कि यह गीलापन और अगीलापन दोनों का मामला है, जैसा कि पानी और चांदी की नली के मामले में होता है। यहाँ ट्यूब से तात्पर्य कैपिलरी ट्यूब से है, यानी त्रिज्या छोटी होती है। काफी बड़े क्रॉस सेक्शन के लिए ये थोड़ा समझ में आने योग्य और उल्लेखनीय हो जाता है। इसीलिए हम सतह तनाव का विस्तार से अध्ययन करने के लिए हमेशा कैपिलरी ट्यूब को ही मानते हैं। अब सतह तनाव से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कैपिलरी क्रिया। कैपिलरी क्रिया वह है जिसमें कैपिलरी ट्यूब को किसी द्रव में डुबोने पर द्रव का ऊपर उठना या नीचे गिरना होता है। द्रव ऊपर भी उठ सकता है, द्रव नीचे भी गिर सकता है। जब मैं ऊपर उठने या नीचे गिरने की बात कर रहा हूं, तो इसका सीधा अर्थ है कि ट्यूब के अंदर सामान्य द्रव की मुक्त सतह के ऊपर सतह या तो ऊपर उठेगी या नीचे गिरेगी। अब यह पूरी प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि कैपिलरी ट्यूब के भीतर सतह कैसी है। यदि सतह या मेनिस्कस अवतल है, तो द्रव ऊपर उठेगा। ऐसी स्थिति में कैपिलैरिटी धनात्मक होगी। यदि सतह या मेनिस्कस उत्तल है, तो द्रव ट्यूब के अंदर दब जाएगा। और मान लीजिए कि ऊपर उठना या नीचे गिरना H के बराबर है, तो हम कहते हैं कि कैपिलरी क्रिया H के बराबर है। एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध निकाला जा सकता है। H बराबर 2T कोस थीटा बटा RdG। यह वह संबंध है जो यहाँ कैपिलरी क्रिया के लिए लागू होगा, और सभी पद हमेशा की तरह हैं। टी सतह तनाव, थ संपर्क कोण, आर ट्यूब की त्रिज्या, डी घनत्व और जी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। ध्यान रखें, कैपिटल आर वी सामान्यतः वक्रता त्रिज्या के लिए चुना जाता है। यहाँ छोटा आर केवल ट्यूब की त्रिज्या के लिए है। फिर यहाँ पानी का ऊपर उठना पेड़ की जड़ों में पानी के ऊपर उठने के समान है। इसी तरह थर्मामीटर में उपयोग होने वाली कैपिलरी ट्यूब्स भी इसी क्रिया पर आधारित हैं। पानी तौलिया या ब्लॉटिंग पेपर द्वारा अवशोषित किया जाता है। यह भी एक और उदाहरण है। दीपक की बाती में तेल के ऊपर उठने की क्रिया भी कैपिलरी क्रिया पर आधारित है।